अरबों रुपए के केसेस में मुलव्वस हैं, उनको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का मेंबर बनाया जाए और इस बहाने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। ये एक बिल्कुल नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। हम ये गैस बाहर से बहुत महंगी गैस ले रहे हैं, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मेहरबानी से। पीटीआई की ने जब 2018 में जब हमने हुकूमत संभाली है, पहले 6 महीनों में जो इजाफा है वो 1.4% है महंगाई में। चिकन की कीमत में 18.85% कमी हुई है, चने की कीमत में ओवर 15.42% कमी हुई है, गार्लिक लहसुन की कीमत जो है वो भी नीचे आई है 2.91%। झूठे और सुहाने ख्वाब दिखा के तब्दीली के नाम पे लोगों को धोखा दिया। एक साजिश के जरिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तमाम कामयाबियों को नाकामियां बना के रजीम चेंज लाने की जो कोशिश की गई, उसने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पस पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके हवाले से जो फैसले लिए गए वो विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी काबीना ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि शहबाज शरीफ साहब इसको सियासी मकासद के लिए, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दफ्तर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कि नैब को मतलूब हैं या नैब के मुल्ज़िमान हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि नैब को मौजूदा हुकूमत बाइख्तियार देखना चाहती है, मज़ीद इफ़ेक्टिव देखना चाहती है, ना कि इनके इख्तियारात को कम करने के बारे में सोचा जा सके। दूसरी तरफ इसी विफाकी काबीना के इजलास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो महंगाई के हवाले से बातचीत हुई कि किन चीज़ों में इजाफा हुआ है महंगाई में, किन चीज़ों में कटौती हुई है। कमेटी भी तश्कील दी गई है परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, जो कि इदारा शुमारियात के साथ मिलकर काम भी करेगी और एक सार्फिन के लिए मोबाइल ऐप भी मुतारफ़ कराई जाएगी ताकि सार्फिन यानी आप सब लोग उस ऐप के ज़रिए ये जान सकें कि क्या निर्ख सेट किए गए हैं और कौन आपसे ओवरचार्ज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है गैस के बिल के हवाले से। आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर जाकर इस बात पर नोटिस लिया कि गैस के बिल पिछले 2 माह से काफ़ी ज़ायद आ रहे हैं। इसके हवाले से विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि काबीना में ये फैसला ज़रूर किया गया है कि एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाएगा गैस कंपनीज़ का, ताकि ये अखज़ किया जा सके कि कहाँ से ये कीमतें बढ़ी। साथ ही जिन स्लैब्स का जिक्र किया जाता था जब ये हुकूमत आई और गैस के नर्ख बढ़ाए गए, उन पर भी एक रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि 23% सिर्फ आबादी का वो हिस्सा है जो कि पाइप्स के ज़रिए यानी सिस्टम के ज़रिए गैस ले रही है। बकिया जो हमारी आबादी है 70% के करीब, उसको तो LNG लेनी पड़ती है और वो भी विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि इतनी महंगी मरहून मिन्नत है साबका हुकूमत की, खुसूसन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जिन्होंने बेइंतहा महंगी गैस इस मुल्क में मंगवाई है। साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हुई हैं काबीना के इजलास में। तो काबीना के इजलास में जो बातें हुई उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के नाम पर फाइनली अग्रीमेंट की एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन, अब किस लिए वो मुस्ताफ़ी होने का कह रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ कराची स्टूडियो में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली की मेंबर भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा ने। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले उज़मा आपकी तरफ आते हैं कि ये सवाल इसलिए अब ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट भी है कि जब अलीम खान साहब गिरफ़्तार हुए तो आप सब लोगों ने या हुकूमत ने यह कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पहले तो आप बनाना नहीं चाहते थे, उसके बाद फाइनली हुकूमत अग्रीड, इसीलिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामज़द हो गए। अब क्या सिर्फ महज इसलिए क्योंकि अलीम खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं कि दिस और उन्होंने इस्तीफ़ा देकर एक ट्रेंड सेट किया है, तो इसलिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया नादिया। इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मासिवाय इसके
कि पीटीआई ने एक जमहूरी रिवायत कायम की है, एक कल्चर नया इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एक वफाकी वज़ीर जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने उसी वक्त विद इन हाफ एन आवर अपनी रेजिग्नेशन जो थी वो दे दी और कहा कि मैं जब तक अपने आप को कानून के सारे तरीके के बाद क्लियर नहीं करता मैं अपनी वजारत जो है वहाँ से रिज़ाइन करता हूँ। उसके बरक्स आप आज ही देख लें कि शहबाज शरीफ को भी एहतसाब अदालत की डेट, और आपको पता है डेट जो है वो आखिरी दिन नहीं दी जाती है, वो पहले से बता दिया जाता है कि जी इस तारीख को आपने एहतसाब अदालत में पेशी करनी है। तो माशाल्लाह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वो एक शील्ड बना के यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने ऐन उसी तारीख पे अपनी जनाब मीटिंग रख ली ताकि वो एहतसाब अदालत में पेश ना हो सकें। तो ये तो सबके सामने वाजे है कि वो इसको इस ओहदे को उन्होंने लिया ही इस मकसद के लिए था कि जब उनका दिल करे अपने लिए प्रोडक्शन ऑर्डर करवा लें, जब चाहे वो अब और मुल्ज़िमान हैं जो कि साद रफ़ीक टाइप के उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें और अपनी तारीखें भी अपनी मर्जी के मुताबिक रख लें ताकि उनको पेशिया ना करनी पड़े। देखें आपने पहले सवाल किया था कि आपने दी क्यों उनको, दी इसलिए थी क्योंकि नादिया इन्होंने जो बिजनेस ऑफ द हाउस थी जिसके लिए अवाम ने हमें मैंडेट दिया था, टैक्स केयर के पैसे से हम सारे वहाँ बैठे हुए, उन्होंने हमें इसलिए भेजा था कि हम कानून साजी करें और उनके जो मसाइल हैं, जो इतने गंभीर मसाइल हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। इन लोगों का काम ये था कि 43 में से इन्होंने 12 में तो वॉकआउट किया, बिजनेस ऑफ द हाउस ये चलाने नहीं देते थे, शोर शराबा हंगामा प्लेट में खुशी से प्राइम मिनिस्टर ने ये ना कि कोई जमहूरी रिवायत के तहत ये पोजीशन नहीं दी गई शहबाज शरीफ साहब को, बड़ी मजबूरन और प्रेशर में आकर आप लोगों को देनी पड़ी। नहीं, प्रेशर सिर्फ ये था कि हमारा फर्ज था कि हम कौम की जो अमानत है और जो उनका काम है वो आगे बढ़ाएं और उसकी खातिर हमने कॉम्प्रोमाइज किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो मर्जी ले लो लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। सही है, तो ये आप प्रेशर जो था वो अवाम का था। जाहिर है अवाम के वोटों से पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट का ही जब काम नहीं होगा तो फिर जमहूरियत का कोई फायदा नहीं बचता। आसिफ बाजवा साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आप लोगों को मिल गई यानी नून लीग को, लेकिन ना दिस इज टू मच कि सियासी मकासद के लिए आप लोग इस ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मौजूदा हुकूमत ने ये इल्ज़ाम आयद किया है। फिर ऊपर से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी आप लोगों ने इसमें शामिल करवा लिया। तो ये बात तो सही है, क्या इस तरह से चलता रहेगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहेंगे स्पीकर की तरफ से ये पार्लियामान में उनको शामिल करने के लिए, वरना अपोजिशन कहती है हम इजलासों का बॉयकॉट कर देंगे। ये मामला क्या 5 साल ऐसे चलते रहेंगे? फिर फेस करें नैब को, क्लियर हों और आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को कोई खैरात में पीएसी की चेयरमैन नहीं दी। जो चेयरमैनशिप है ये आपके इल्म में है कि इससे पहले भी जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो पीएसी के चेयरमैन होते हैं। रिवायत कोई पाकिस्तान आइन में कहीं नहीं। अच्छा, पाकिस्तान देखिए ये रवायात भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो सब की सब इस तरह ही है ना, कई रवायात में है इस तरह की चीजें। देखिए जिस तरह के यूके का जो है कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो रवायात के मुताबिक चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात कर रही है ना कि जी ये इस तरह उन्होंने इस तरह कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आपने अपने क्वेश्चन में इनसे कर दिया कि आपने प्रेशर में आके ये उनको चेयरमैनशिप दी, हालांकि ये रवायात भी यही थी, इनको तो ये काम सोचना भी नहीं चाहिए था। नंबर 3, जब ये बात करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर की, तो क्या ये किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसे शख्स को जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो या सेनेट का मेंबर होगा, उसको वो अगर वो किसी मुकदमे में जेल में होगा तो उसको वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो उसको ला सकेंगे हाउस में। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी तो बड़ा अजीब लगता है ना कि इतने सारे लोग जो हैं वो नैब से प्रोडक्शन ऑर्डर लेकर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं। भाई नैब में अपने आप को क्लियर कर दें, जैसे अलीम खान साहब को देखे ना, आला मिसाल उन्होंने कायम की है, इस्तीफा फौरन 2 घंटों के अंदर अंदर दे दिया है। मैं अभी क्लियर करता हूं, जो इन्होंने ये मिसाल कायम की है, क्या ये अपना लेटर पैड अपनी जेब में साथ लेके गए थे? कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। अलीम खान साहब जो है ये एक डील के जरिए ये प्री प्लान्ड वहां पे गए हैं
और ये रेजिग्नेशन पहले लिख के दे के गए थे। इनके इल्म में ये बात थी कि आज मैंने यहाँ पे जाके अरेस्ट होना है, क्योंकि ये एक प्रेशर बिल्टअप करना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं। और क्या रशीद अहमद साहब को, शेख रशीद साहब को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं या इनकी जो वज़रा हैं, उनके इल्म में ये बातें कैसे आती हैं कि मार्च से पहले पहले बड़े लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं या इस जुमे को बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है? ये सारा प्री प्लान्ड है और ये बैलेंस करने के लिए इन्होंने अलीम खान साहब की गिरफ्तारी पेश किया और वो घर से लिख के गए थे। रेजिग्नेशन विद इन 15 मिनट कैसे उनके पास, अरे 2 मिनट में लिख लेता है बंदा, मैं इस्तीफा देता हूँ अपने इस पोस्ट से, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मार्च की बात है ना, ये आपने अपने लेटर पैड पे घर से वो लिख के गए थे, लिख के गए थे, और ये बात साबित होगी कि वो पहले से प्री प्लान्ड वहां पे गए हैं। और ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ख्वाजा साद रफी के या ख्वाजा सलमान के या PAC के चेयरमैन के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई गैर अब ये जुमे को बड़ी गिरफ्तारी का जो बार बार कह रहे थे, मेरे ख्याल से ये शायद उनका इस्तिखारा गलत साबित हो जाए, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया वो बाहर है, अभी जब वापस आएंगे तो फिर नैब में पेश होंगे, या हो सकता है इसके अलावा कोई हो, वी डोंट नो। इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, हाँ, इनको इन्फॉर्मेशन तो थी। अच्छा, ये आपस में चले मैं एक चीज जरा अब रुबीना कायम खानी साहिबा को भी इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। जाहिर है कि जब PAC की चेयरमैनशिप की बात आई थी तो आपकी पार्टी ने भी बहुत स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास जाएगी। Having said that, ये जो बात कही जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि जिन पर ये जो नैब मुल्ज़मान हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यू नो दे शुड रिज़ाइन और ना शामिल करें, तो सही तो डिमांड ठीक है ना? डिमांड कि नादिया, जब आप एक कोई प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश करते हैं तो पहले ख़ुद उसका एग्जाम्पल बनते हैं, उसकी मिसाल बनते हैं, देन फिर वो आप किसी दूसरे को आप बोलने के काबिल होते हैं कि आप ये किया ना अलीम साहब ने। अलीम साहब ने तो प्रेसिडेंट सेट किया, इंक्वायरीज क्या कैबिनेट के और मेंबरान के ऊपर नहीं हो रही हैं नैब की? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस चीज़ से बरी हैं कि उनके ऊपर कोई इंक्वायरीज नहीं है? क्या उनकी सिस्टम आप देखें, जो पूरा एक इनका सिस्टम है, जो ख़ास तौर पर जो है वो नेब के जो है वो इंक्वायरी उनके ऊपर परवेज इलाही पर है, परवेज खटक साहब पर है, महमूद खान साहब पर है, फिर पूरे इन सबको जो है वो जो इस्तीफे देने पड़ेंगे। और अगर एक चीज़ अगर किसी पे इंक्वायरी चलती है और फिर जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती है, जब वो प्रूव होगी नहीं होगी, उसमें कोई मुल्जिम साबित होता है नहीं होता है, तो क्या आप जो है पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं, हम सिस्टम में बैठे हैं कि किस तरह से जो है वो मुल्कों के सिस्टम, क्या कोई अगर सपोज़ अगर आज नेब जो है वो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लेती है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, पहले उससे पहले जब तक उनके ऊपर कुछ प्रूव नहीं हुआ है और उनसे पहले उनका अरेस्ट हो जाता है, तो वो क्या ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकेगा कि एक किसी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो अरेस्ट हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो सिस्टम कैसे चले? आज अगर परवेज खटक खान साहब अगर अरेस्ट हो जाते हैं या दूसरे कैबिनेट के मेंबरान या परवेज इलाही साहब हो जाते हैं, तो फिर आपका सिस्टम चलेगा कैसे? ये तो ठीक है कि इन्होंने अलीम खान साहब की जो है वो कुर्बानी दी है और उनको एक, आप भी समझते हैं कि कुर्बानी जी बिल्कुल ये बैलेंस करने के लिए है, अदरवाइज इसको ही उसमें कुछ नजर नहीं आता। और एक जिस तरह से फॉरगेट रुबीना, अलीम खान जो हैं वो बहुत मतलब बानियों में से हैं PTI के, बहुत पुराने सीनियर वजीर, पर्सनल कांटेक्ट। जी बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग हैं इनके जो नए हैं, उनको कुर्बानी दिलवानी चाहिए थी हमेशा। वैसे पुरानों से ही कुर्बानी ली जाती है, तो मैं ये भी कहूंगी कि पार्टी आइडियोलॉजी का हिस्सा होते हैं, नए तो पैराशूटर्स होते हैं, जो पैराशूट से आए हुए होते हैं, उनसे भी थोड़ा कुर्बानी ले लेते तो वो उनके लिए ये प्रेसिडेंट सेट। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मुझे एक छोटी ब्रेक लेनी है और उस्मा साहिबा इसका जवाब देंगी। जब आप डिमांड करेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऐसे लोग शामिल ना हो जिन पर नैब के इस वक्त केसेस हैं, या शायद मेरे ख्याल से जो धर लिए गए हैं उसमें आप लोग फर्क कर रहे हैं, वरना तो पार्लियामेंट खाली होना शुरू हो जाएगी, आपके अपने लोग भी जाते जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि फिर भी आप कहती हैं, यानी आपकी हुकूमत कहती है कि नैब को मजीद बाइख्तियार और इफेक्टिव होना है, उसके इख्तियारात में कमी नहीं आने देंगे, जबकि अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि नैब के कवानीन में अब तरामीम नागुज़ीर हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। हमारे साथ है रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात हो रही है। वफाकी काबीना में जो आज तशवीश का इजहार किया गया है शहबाज शरीफ साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होने पर और उसमें ऐसे लोगों को शामिल करने पर जो कि ऑलरेडी नैब में मतलूब है, नहीं बल्कि मुल्जिम हैं। मतलूब तो बहुत सारे हैं, फिर तो पार्लियामेंट, जैसे उज़मा साहिबा बड़ा वैलिड पॉइंट है रुबीना साहिबा का कि यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस बिकॉज काबीना में भी शामिल हैं, पार्लियामेंट में भी शामिल हैं, तो क्या सब चले जाएं फिर जब उनके ऊपर साबित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो, वो क्लियर हो तो वापस आएँ? यहाँ कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखें नादिया, बात सारी ये है कि इस मुल्क में हमेशा दो कानून रहे हैं, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में, और रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सब के लिए बराबर होता है। जिसने भी गलत किया, जिसने भी करप्शन की, जिसने भी टैक्स के पैसे को मनी लॉन्डर किया या लूटा, उनको अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब आते हैं इस बात पे रिमांड वाली। देखें शहबाज शरीफ रिमांड पे हैं और रिमांड पे कोई शख्स जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर चेयरमैन बन के बैठना, उनको कोई मॉरल, कोई इखलाकी उनको जुर्रत होनी चाहिए कि वो खुद ही अपने आप को कहेंगे जी मैं नहीं बैठता हूँ। याद माजी अजाब है यारब। मैं ये आसिफ साहब को बोलती हूँ, ये अपना फिक्र करें, इनको पार्टी फारिग ना कर दे। 6 महीने से ये लोग ढोल पीट रहे हैं, बल्कि 4 दिन पहले हमजा शहबाज ने कहा था अलीम खान अरेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि वाकई हकीकतन एहतसाब हो रहा है, वरना सियासी इंतकाम है। मैं इनको याद दिलाती चलूं नादिया कि इन्होंने 4 साल जावेद हाशमी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया, इन्होंने 3 साल शेख रशीद को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में स्पीकर के पास नहीं जाना पड़ता, आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। ये एज ए चेयरमैन ही डज नॉट हैव टू गो टू द स्पीकर, अपने आप को, साद रफीक को, ये तो खुद प्रोडक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फर्क है उस्मा साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिमांड में और सिर्फ क्योंकि नैब ने तो बहुत सारे खाते खोले हुए हैं, लेकिन जैसे आप एक आखिरी बात मैं करना चाह रही हूँ। कीजिए पहले आप कीजिए, फिर मेरा सवाल सुने जी। देखिए मैं पंजाब असेंबली में हूँ, इन लोगों ने 10 साल इनको तौफीक नहीं हुई कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल जो है वो शामिल कर लें ये पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। आपको पता है कि हमजा शहबाज के लिए जब प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए था तो मिन्नतें तरले करने पे उतरे हुए थे। अच्छा। तो स्पीकर ने उनको कहा कि आप क्या 10 साल सो रहे थे, आपको नहीं पता था कि प्रोडक्शन ऑर्डर भी चाहिए हो सकता है किसी के लिए? वो तो उन्होंने अपनी सवाबदीद पे, और चूंकि हाउस ने उनको कहा चले ठीक है हम चाहते हैं कि हाउस जो है वो एक अच्छे तरीके से चला जाए, तो उनको भी प्रोडक्शन ऑर्डर पहली दफा दिया 10 साल में पंजाब असेंबली में, और पहली दफा सलमान रफीक को भी प्रोडक्शन ऑर्डर दिया गया। ये इनके अपने काम है। ये बात आपकी मानने की है, ये आपकी बात मानने की है, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है। देखें ये तासुर आएगा फिर, क्योंकि जब शहबाज शरीफ हों, ख्वाजा साद रफीक हों, XYZ हों, नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, जब वो नैब को धर लिए जाएं यानी रिमांड पर हों, या जिनके खिलाफ GIT तश्कील हों जैसे कि आसिफ जरदारी साहब हों या पीपल्स पार्टी के कोई हों, उनके बारे में आपकी हुकूमत को एक एक पेपर मिला हुआ होता है, पता होता है कि इन्होंने कौन सी कंपनियां कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग। अलीम खान साहब के हवाले से कल से आप लोग सब खामोश हैं, हमें बताया जाए कौन कौन सी कंपनियां मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम है, कौन कौन सी कंपनियां कहाँ हैं, कितने प्लॉट हैं, कितने असासे जायद हैं। ये सब करने के लिए आप लोग क्यों सामने नहीं आ रहे? अब ये क्या नया ऑर्डर है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इस पर खामोशी रखनी है? देखें नादिया, सबसे ऊपर टॉप पे जो एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने इदारों को मजबूत करना है, इदारों को इंडिपेंडेंट करना है, इदारों को एम्पावर करना है। अलीम खान अपना केस मेरिट पे खुद लड़ेंगे, उनको खुद प्रूफ करना है। जो भी सवालात नैब उनसे पूछ रही हैं उन्होंने वो ना मैं उनके लिए जवाब दे सकती हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर देंगे, ना कोई और दे, लेकिन आप तफसील तो बताएं। जैसे हमें अब पता चला है ना कि ख्वाजा साद रफीक ने क्या कुछ नहीं कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ कहाँ क्या क्या काला जाला नहीं किया, हमें भी बताएं कि अलीम खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया। जी आसिफ बाजवा साहब, इज इट नॉट गोइंग टू बी फेयर दैट वी ऑल शुड नो द डिटेल्स? ये देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने बिल्कुल कानून का रास्ता है वो इख्तियार करना है। मैं गुजारिश करता हूँ
पहली बात तो ये जो उज़मा साहबा कर रही हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। ये जो उज़मा साहबा बात कर रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है, इनका बड़ी पुअर इंफॉर्मेशन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जुडिशियल रिमांड पे हैं, वो अदालत के हुक्म पर जेल जा चुके हैं। अब उनका नैब के पास फिजिकल रिमांड नहीं है, वो जेल में है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बातें करते हैं ना कि जी इनको 10 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, इनको पता नहीं था, इन्होंने किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, ये ऐसी बातें, इन बातों का मकसद क्या है? हम तो ये बकौल इनके, हमने तो कुछ नहीं किया ना 10 सालों में। आपके लोगों को तो सारों को हम दे रहे हैं, अगर हम ना देते ना इनको प्रोडक्शन ऑर्डर तो आपके सारे लीडरान जो है इस वक्त जेल की हवा खा रहे होते, एक भी असेंबली अटेंड करने के काबिल ना होता। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कुर्सी पे आप कब्जा जमा के बैठ गए हैं ना, ये प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से ही है। अगर आपने किसी को दिया होता ना भले बंदे को, तो आपको ये रियायत, ये भीख में दी जा रही है सारी चीजें आपको, जो आपने पहले कभी किसी को नहीं दी। नहीं, ये रूल्स में मेंशन है ना, ये भीख हो नहीं सकती। जो चीज रूल्स में है वो भीख में जुमरे में नहीं आएगी। प्रोग्राम नहीं हुआ, इन्होंने तो ना दिया, आज तक रूल्स फॉलो नहीं किए ना, इनसे पूछे क्यों नहीं रूल्स फॉलो किए। आप लोग कर रहे हैं ना कारदार साहिबा, तो इसलिए फिर आप इसको भीख ना कहें ना, रूल्स के हैं। यू आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हाँ, we are going according to the rules. That's why. ये है कि आप फिर से पूछ ले या फिर मुझसे पूछ ले, मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा बाजवा साहब, आप जल्दी से रूल्स की बात जो है वो ये है कि अगर ये नॉन इश्यूज को इशू बना के बात करते हैं और अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए तहरीके इंतकाम बन चुकी है। अच्छा। और जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब को या अब्बासी साहब को, हमजा शहबाज को या इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को, इनके ऊपर ये बोर्ड दर बोर्ड बना रहे हैं और एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर गए जहां पे हार्ट की कोई वार्ड ही नहीं है, जो कार्डियोलॉजी की वार्ड ही नहीं है वहां। ये ऐसे कामों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं कौम का, लेकिन इनको पता होना चाहिए। ये बात बड़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल हो या कोई भी सवाल आप लोगों पे आएगा, क्यों कार्डियोलॉजी वार्ड नहीं है भाई? क्या किया आपने 100 दिन में, क्या किया आपने 6 माह में, क्या किया? अच्छा, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन है PAC, मैं एक छोटी सी डॉलर पे असर हो गया, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट? मैं एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दीजिए बाजवा साहब। ये बात फिर वही वाली बात है कि जिस पार्लियामेंट की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप प्लेट में देनी पड़ गई शहबाज शरीफ साहब को, यानी जिन वोटों से आप लोग सब आए हैं उनके हवाले से आज काबीना में काफ़ी फैसले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गैस प्राइस। गैस प्राइस में हमें पता चल गया है कि सब कुछ खाकान अब्बासी साहब की मरहून मिन्नत है, वरना तो गैस के बिल कम ही आने थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस पर भी बात कर लेते हैं कि पहले जब समझाया गया था कि ये स्लैब सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो क्यों हुकूमत नहीं मानी और अब फिर से रिव्यू करेगी इसको। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात कर लें ज़रा काबीना की चंद अहम फैसलों पर, और गैस उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आवाम पर इसका बोझ आया, जो कि अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने रियलाइज़ किया और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर तहकीकात करने के लिए अब ये फैसला लिया गया कि जो एक्सटर्नल ऑडिट हैं गैस कंपनीज का वो कराया जाएगा। साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि जो स्लैब सिस्टम बनाया गया था उसको भी हम रिव्यू करेंगे, इसलिए क्योंकि जो लो स्लैब था उससे होना यह था कि गरीब लोगों पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं आएगा। आज जिक्र किया रुबीना साहिबा फवाद चौधरी साहब ने कि LNG जिस पर 70% आवाम है रिलाई कर रही है, उनके सिस्टम की गैस तो 23% लोगों के लिए है, वो महंगी इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत महंगी गैस लेकर आई है पाकिस्तान और उस पर भी हुकूमत सब्सिडी देती है। सो डू यू थिंक, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, मौजूदा हुकूमत के लिए ये माह बड़े कम थे कि वो किसी तरह से इस डील के साथ कुछ ऐसा करते कि वो सस्ती होती और इतनी महंगी ना होती और ना सब्सिडी की मद में एक्सचेकर पर इतना बोझ पड़ता? देखिए, मैं ये कहूँगी कि गुज़िश्ता हुकूमतों पे तो जो मौजूदा PTI की हुकूमत है वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि जब वो इस खेल के मैदान में जब कूदे हैं तो उनको पता होना चाहिए था कि हमें जब छक्के और चौके लगाएंगे
तो उसमें जो है कितनी कामयाबी मिलेगी हमें और कितनी नहीं, ये तो इनका कोई होमवर्क था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप देखें जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आते हैं आए दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जो एक मुतवस्सित तबका होता है, जो पाकिस्तान में जो जिसको हम एक मुतवस्सित तबका कहते थे, वो अब ख़त्म हो गया है। गरीब गरीब से गरीब तर होता चला गया है और अमीर भी अब गरीब हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इजाफा किया है, गैस की प्राइसेस में, ना बिजली आप खर्च कर सकते हैं ना गैस भी खर्च कर सकते हैं। आवाम जाए तो जाए कहाँ, इवन 2 वक्त की रोटी भी खाना उनके लिए मुहाल हो गया। बट आप ये समझते हैं कि 5 माह में मुतवस्सित तबका इन्होंने ख़त्म कर दिया? ये तो बतदरीज मुतवस्सित तबका ख़त्म होता है। देखिए हुकूमतों की, जब आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जब कोई स्टेटमेंट देता है या कोई भी बात करता है या कोई भी अपने आगे की स्ट्रेटजी बताता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिस तरह से आप देखें जो हमारी इकॉनमी है अभी, जो हमारी मईशत है, अब कहाँ एकदम से कहाँ डॉलर का रेट जो है वो आसमानों पे चढ़ गया है और रुपए की कीमत जो है वो कहाँ गिर गई है। तो ये जो है वो इन चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके रखना होता है। आपका होमवर्क होना चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आके कि मैंने सबको एकदम सफाया कर देना है, मैंने तब्दीली लेकर आ जानी है और मैं जो है वो रातों रात जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। सिस्टम चल रहे होते हैं, उनको बड़ा जो है वो बारीक बीनी के साथ जो है वो देखना होता है और उसको चलाना होता है। अगर आज ये अगर गैस की प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जो है वो क्यों मतलब वो उस जो पहले वाली जो स्लैब सिस्टम को जो है वो नहीं चेंज करना चाहिए था, नहीं चेंज करना चाहिए था। जब उसके ऊपर वो ये होल्ड ही नहीं कर सकते थे, इनका वो ग्रिप ही नहीं हो सकती थी। ये बात जो है चेंज करने से पहले थोड़ा सा ये सोच लें कि उसको हम संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। ग्रेजुअली आप तब्दीली लेकर आते हैं ना, आप एकदम से बात फिर वही होमवर्क पर आती है, एबिलिटी पर और कैपेबिलिटी पर आती है उस्मा साहिबा। क्योंकि जब ये गैस के निर्ख बढ़ाए गए थे तो गुलाम सरवर साहब ने बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही एक्सप्लेन्ड द मैथ्स, बट इट ऑल प्रूव टू बी नथिंग बट जगलरी ऑफ फिगर्स, जो कि गोरख धंधा कहलाता है, हमेशा इकोनॉमिस्ट करते हैं। और अब ये प्रूव हो रहा है कि ये स्लैब सिस्टम जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया था, एक्चुअली इसका बोझ अवाम पर आ रहा है, जो कि सब कह रहे थे आएगा। बात ये है कि आज जो जिन मुश्किलात का हमें सामना है, ये एक लैक ऑफ विजन और मिस गवर्नेंस की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि हमने पिछले 30 साल से कोई ड्रिलिंग नहीं की, कोई हमने ये नहीं सोचा कि हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी ख़त्म भी हो सकती है, हमें और भी ज़राए से अपने मुल्क में जो हमारे ज़ख़ीरे बहुत हैं हमें ड्रिल करके और अपने आप के लिए निकालना है। फिर इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट सोचा ही नहीं कि हमने करना है। अब इस वक्त आप सोचें कि हर साल 50 अरब जो है उसके हमें लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, या लीकेज से या चोरी से। अब मैं आपको बताती हूँ, जब गैस ख़त्म होनी शुरू हुई तो फिर इन्होंने कहा ओहो अब क्या करें, फिर इन्होंने ये कतर चले गए। कतर से इन्होंने LNG पे महंगी तरीन इन्होंने गैस ले के वहाँ से, यानी कि 487 अरब की इन्होंने वहाँ से गैस लाते हैं और यहाँ पे 333 अरब की सस्ती करके तो आगे लोगों को ये पहुंचाते हैं। वज़ीर आज़म अभी कतर गए थे ना, जब वो दौरे पे गए तो वो फिर कुछ ऐसा उसको रिकॉन्ट्रैक्ट कर लेते, कुछ तो कर लेते, ताकि ना अवाम पर बोझ पड़ता ना गवर्नमेंट पर पड़ता सब्सिडी देने पर। देखें आपको पता है क्राइसिस क्यों आया था? क्योंकि शिपमेंट जो LNG की जो कतर से आनी थी वो पहुंची ही नहीं वक्त पे, इसलिए शदीद एकदम से जो क्राइसिस सिंध में गैस का मचा था वो इसकी वजह से था। नहीं, मेरा मतलब है महंगी तरीन जो गैस ये ले आए हैं खाकान अब्बासी साहब और जिसका बिल्कुल बोझ पड़ रहा है सब पर, उसको रिकॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते? प्राइम मिनिस्टर तो कतर भी गए थे ना। देखें अब जाके तो अब हमने जो भी निगोशिएशन करनी है, जाहिर है एक पिछली हुकूमत ने ये खाकान अब्बासी के तोहफे हैं जो हमें मिल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। मैडम इसी तरह नादिया इस तोहफे की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने की व्हेन ही वेंट टू कतर। दैट्स माय क्वेश्चन कि उस वक्त फिर करना चाहिए रीनेगोशिएट। ही एक्चुअली डिड एक्सटेंशन टू इट।
आप रीनिगोशिएट तो तब करेंगे ना जब आप किसी बार्गेन करने की पोजीशन में होंगे, जब आपके मुल्क में क्राइसिस है, जब लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, आपने क्या रीनिगोशिएट करना है? आप बंद कर दें, हम आपको देते नहीं है, आपने क्या करना है? किस मुश्किल में डालकर आप लोग हमें चले गए हैं, पिस जाएंगे। और अभी इस वक्त सिर्फ 23% है जो पाइपलाइन से गैस लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, उसके बाद सारे तो एलएनजी पर हैं। जी बाजवा साहब, ये क्या तोहफा देकर गए आप, महंगी तरीन गैस? मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि इनका ये कह देना कि ये महंगी तरीन गैस है, ये बिल्कुल 100% गलत बयानी से काम कर रही है। पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरी दुनिया में जो लोग कतर से या दूसरे ममालिक से LNG परचेज करते हैं, सबसे लोएस्ट रेट पे पाकिस्तान ने परचेज की थी। और इन्होंने कहा था, शेख हाईली सब्सिडाइज्ड है नादिया, हाईली कम से कम 200-300 अरब सब्सिडी। अच्छा, ये जरा इनको जवाब देने दे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल लास्ट मिनट है बाजवा साहब। तो गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा था, और शेख रशीद साहब ने जो उनके चपड़ासी हैं, बुरी बात है बाजवा साहब, ये चपड़ासी आपके भी 4 दफा वजीर रह चुके हैं, उस वक्त तो चपड़ासी नजर नहीं आए। इस वक्त वो कहते हैं पहली दफा मैंने सच ही तब बोलना शुरू किया जब नून लीग को मैंने छोड़ा। बाजवा साहब, ये कौम को बता दें कि किस रेट पे LNG आ रही है। ये इसलिए नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान ने, खाकान अब्बासी साहब ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरी दुनिया से लोएस्ट रेट पे वो पाकिस्तान को परचेज करके दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेट आप इंडिया से कंपेयर करके देखें, वक्त खत्म हो गया बाजवा साहब, वक्त खत्म हो गया। उस्मा कारदार साहिबा, मेरा ख्याल है कि अब इन्होंने जो कुछ किया मौजूदा हुकूमत से, अब ये लोगों की फिर उम्मीदें हैं कि आप इसको सही करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द करें, ताकि ये बोझ ना हो। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नैब के हवाले से मौजूदा हुकूमत कह चुकी है बाइख्तियार एंड इफेक्टिव, लेकिन इख्तियारात में कोई कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। देखते हैं ये नैब वाले मामलात कहाँ से कहाँ जाते हैं। क्या पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग नैब में इसी तरह रिमांड पर हमें नजर आएंगे, या फिर कहीं सैनिटी विल प्रिवेल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।